फ्लोर टेस्ट एक कुटिल सैद्धांतिक जाल या कहें उस जबरन डुबाए जाने वाले जहाज के ड्राइविंग सीट के आमंत्रण के समान था कि एक बार अगर उद्धव ठाकरे वह आमंत्रण स्वीकार कर जहाज को चलाने लगते तो जर्नी मध्य मतलब निमंत्रण मध्य ही उनके जो रहे सहे साथी कंडक्टर्स थे उनको भी शिप से बाहर निकाल लिया जाता यात्रियों की जान बचाने के पुण्य के नाम पर। ऐसा करके यह दर्शाया जाता कि उद्धव ठाकरे बिना मतलब फ्लोर टेस्ट तक चले आए सत्ता लोभ में। उन्हें तो पहले ही सैद्धांतिक रूप में फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और इस तरह जो उनको जनता की सिंपैथी मिलनी थी वह भी ना मिल पाती। वास्तव में उद्धव ठाकरे जी ने अपने दिमाग के नहीं दिल की बात सुनी और फ्लोर टेस्ट के इस कुटिल जाल को वो समझ गए और उन्होंने इसके पूर्व ही इस्तीफा दे दिया नैतिकता के लिहाज से बिना सत्ता लोभ में। मान लीजिए वो फ्लोर टेस्ट फेस भी करते और वहाँ एक बहुत बढ़िया स्पीच भी देते, भावनात्मक स्पीच, और उनके साथ जो भी कुछ घटित हुआ ये सब बातें भी रखते तो आरोप प्रत्यारोप उस भरे सदन में और जहाँ पर बहुमत ही सब कुछ हो जाए टेक्निकल रूप में और गोदी मीडिया के शोर शराबों में उनकी बात कहीं ना कहीं दब जाती और शोर शराबा ही जनता के मध्य जाता। इससे ही बेटर था कि उन्होंने जो एकला चलो और फेसबुक लाइव के जरिए जो उन्होंने सीधा संवाद जनता के मध्य रखा और उस संवाद का ही असर था कि उनको जनता की सिंपैथी उस समय मिली जो आज तक कायम है या कहें बढ़ती जा रही है। एक दूसरा पहलू हम ये समझ सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट के दौरान जब उनके मान लीजिए कुछ और भी साथी हट जाते या न साथ दे पाते डूबते जहाज के साथ अक्सर जैसा होता है तो कहीं ना कहीं और भी अलग थलग पड़े उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स में कुछ अलग नज़रिए से भी देखा जा सकता था। वो नज़रिया शायद आज के नज़रिए से भिन्न होता जिसका दावा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो भी उनके विरुद्ध चला जाता। कम से कम आज भले ही उद्धव ठाकरे वापस मुख्यमंत्री ना बने हो लेकिन माननीय कोर्ट के निर्णय के द्वारा बहुत से पक्षों पर चाहे विप का इशू हो या चाहे पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी का इशू हो या स्पीकर या गवर्नर के रोल के इशू, इन सारे मुद्दों पर उनकी एक सैद्धांतिक जीत हुई है और एक नैतिक बल मिला है। यह जीत उनकी ही नहीं, ये जीत मैं कहूँगा कहीं ना कहीं पूरे महाविकास आघाड़ी की है। ये जीत उन शरद पवार जी की भी है जिन्होंने उस टफ टाइम में उद्धव जी का साहस बढ़ाया और कहीं ना कहीं उन्हें विप और क्या बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इत्यादि के लिए उनको उस रास्ते पर प्रेरित किया। तो दूसरी ओर ये जीत कांग्रेस के उन दो बड़े वकीलों के लिए भी है जिन्होंने बड़ी ही कुशलता से खासकर जो कपिल सिब्बल साहब हैं और अभिषेक मनु सिंघवी साहब जिन्होंने बहुत ही बारीक पॉइंटों में कैसे पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी की जो डिफिनीशन है और जो उसकी महत्ता है उसको माननीय पीठ के सामने रखा। तो वहीं विप के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया और उसको रखा गया। कैसे गवर्नर्स इंटरनल डिस्प्यूट्स में का पार्ट नहीं बन सकते, इस चीज़ को कपिल सिब्बल साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से बड़ी क्रमबद्ध तरीके से रखा और शेड्यूल 10 के तहत मर्जर होना चाहिए या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होने चाहिए इसको बहुत ही सिस्टमेटिक या एक तरह से पीएचडी थीसिस के समान अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने माननीय कोर्ट के समक्ष इन बातों को रखा। तो कहीं ना कहीं जजमेंट में जो नैतिक पहलू है उस पर महाविकास आघाड़ी की जीत हुई है। वहीं एक बात ये भी
समझना होगा कि जो नवाब रेडिया केस में जो स्पीकर जो सब उन पे जब स्वयं उन पे क्वेश्चन पे हो तो वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ा सकते, उस पर निर्णय नहीं दे सकते। ये जो मुद्दा है, ये जो लार्जर बेंच 7 बेंचेस को भेजा गया है माननीय पीठ के द्वारा, अगर कहीं यह मुद्दा भी सुलझ गया होता तो कहीं ना कहीं जो स्टोरी है वह पूरी लिख दी गई होती। मेरे लिहाज से तो अंत में कहीं ना कहीं पूरी तरह से बॉल जो होती वो जनता के खेमे में चली जाती। खैर जो भी हो, येट अनअदर ये जो जजमेंट है इसने सारे पहलुओं को पूरी तरह से बड़ी खूबसूरती से देखा और कहीं ना कहीं जो डिस्क्वालिफिकेशन की या उसकी प्रोसीडिंग्स की जो पावर है वो अल्टीमेटली स्पीकर के पास है, तो उस प्रोसेस को भी जिंदा किया। लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल पार्टी की जो महत्ता है और व्हिप जारी करने का अधिकार पॉलिटिकल पार्टी को है, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को भी फिर से पीठ ने अपने निर्णय में फिर से जीवित किया। गवर्नर्स को इंटरनल डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ना चाहिए, व्हिप रिकॉग्नाइज करने में जो स्पीकर से चूक हुई उस और भी इशारा हुआ, सब चीज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट का जजमेंट था वह अल्टीमेट रिजल्ट्स या किसी व्यक्ति को क्या फ़ायदा होगा, किसी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, उससे कहीं अधिक जो था वो था डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जो वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, नॉर्म्स हैं, शेड्यूल के 10 के रेस्पेक्ट में कि जो स्प्लिटिंग ग्रुप है उनको मर्ज होना ही पड़ेगा। उस सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उन प्रोसेसेस को वापस जिंदा करने के तरफ था और वो वास्तव में कहीं ना कहीं जो एक आम पब्लिक या आम लोगों की उपेक्षाओं से कहीं अधिक जो एक इंस्टीट्यूशन का फोकस होना चाहिए, प्रोसेसेस पे अधिक होना चाहिए, वो ये जजमेंट पूरी तरह से दिखाता है। तो इस लिहाज से ये टर्नर जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट, जिसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव होंगे आगे। कहीं ना कहीं इस जजमेंट का असर, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने कांग्रेस के जो मीडिया ब्रीफिंग के जरिए बताया कि आगे इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और इसको आगे पार्टी में और जो उनके रिकग्निशन में इलेक्शन कमीशंस को भी आगे इसमें मदद मिल सकती है। शेड्यूल 10 का दुरुपयोग ना हो और मजबूत हो सकता है और कहीं ना कहीं जो नैतिकता है फिर जजमेंट में मेन हो गई है। और जब तक नैतिक रूप से आप जीतते रहेंगे तो सत्ताएं तो यही नहीं और बड़ी बड़ी सत्ताएं और कई बार आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि नैतिक मूल्य ही वास्तव में पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं जनता के मध्य। फिलहाल अभी आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं सर कर्नाटक इलेक्शंस के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। भारत जोड़ो यात्रा रेडियो रील्स को आप सुनते रहिए। थैंक यू सर।